हेलो फ्रेंड्स, चलिए संविधान की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आपका फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम मूल अधिकार के नाम से जानते हैं, इसको हम 3 पार्ट में अध्ययन किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी तीनों कक्षा का वीडियो देखे होंगे। यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी आपको यह पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इस तरह से हम भाग 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आइए बात करते हैं आज भाग 4 डीपीएसपी के बारे में, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका उल्लेख है आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। यह आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सामान्य प्रावधान है कि इसका उल्लेख भाग 4 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए। आपके लिए प्रतिदिन 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो केवल 2-4 छात्र ही हैं जो उसका प्रतिदिन आंसर दे रहे हैं। तो आप लोग भी अध्ययन कीजिए, कभी भी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ सकता है। जितना आपका छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा आपका सामान्य अध्ययन जीएस महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रश्न सभी सॉल्व करते हैं। जो फ्रेशर बच्चे रहते हैं वे भी करते हैं, जो पहले से तैयारी करते रहते हैं जिसे सीनियर कहते हैं, वे लोग भी छत्तीसगढ़ की गहन अध्ययन उनके पास होती है। अगर आपको प्रीलिम्स का क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफाई करना होगा, तो आपको सामान्य अध्ययन जीएस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आपका भारत का भूगोल, भारत का संविधान, ये सभी विषय आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अध्ययन कीजिए, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट से कम 10 प्रश्न लगभग प्रत्येक वर्ष देखने को मिला है और आगे भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, शॉर्ट फॉर्म डीपीएसपी। सामान्य परिचय सबसे पहले देखते हैं कि इसका उल्लेख कहां पर किया गया है, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो देखिए, प्रावधान की बात करें तो भाग 4 में उल्लेख है, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। कहां से लिया गया है, इसको जब हम संवैधानिक स्रोत का वीडियो देखे थे उसमें भी बात किए थे, तो याद रखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो प्रेरित कहां से हुआ, तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आखिर भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य देख लीजिए। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इससे समाज में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। राज्य में कल्याणकारी विकास की बात की गई है, जिसके अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास करना है और सबको एक साथ लेते हुए सभी को समाज की मुख्य धारा में लाने का राज्य को प्रयास करना है। यहां पर राज्य के से आशय पर्टिकुलर स्टेट से है, तो इसमें आपका सामाजिक और आर्थिक की बात की गई है, लेकिन धार्मिक राज्य स्थापित करने की बात नहीं की गई है। धार्मिक राज्य से आशा है पर्टिकुलर किसी एक धर्म पे उस राज्य को बनाने की बात नहीं करती है। तो ये आपका उद्देश्य हुआ। तो उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु शामिल समाज में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। क्या विशेषताएं हैं आखिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में रखने का? क्या विशेषता है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला तो यह गैर न्यायोचित है। जिस तरह से आपका मौलिक अधिकार का हनन होता था, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जा सकते थे और न्याय प्राप्त कर सकते थे। यहां पर जो सरकार काम करेगी, जो योजना या नीति समाज के हित में लागू करेगी, वह अपने हिसाब से करेगा ताकि समाज का विकास हो सके, राज्य का विकास हो सके। यहां पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को लेते हुए नहीं चला जाएगा, बल्कि
पूरे समाज, एक वर्ग समुदाय को लेते हुए राज्य का विकास करना है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो यह आपका गैर न्यायोचित हो जाता है, यह इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा क्या है? गांधी जी के विचारों का संकलन है। जिस तरह से गांधी जी चाहते थे कि विकास आपका ग्रामीण अंचल से प्रारंभ हो, गांव और कस्बों से हो। कुटीर उद्योग की जिस तरह से वे बात करते थे, गौ हत्या निषेध की बात करते थे, यही आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये आपका प्रमुख दूसरी विशेषताएं हैं। तीसरा क्या है? समाज में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। जो अभी हम उद्देश्य में देखे हैं कि धार्मिक राज्य स्थापित करना नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना है। चौथा क्या है? ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसका प्रावधान आपका 36 से लेकर 51 तक, यह राज्य का कर्तव्य है। अगर मानना चाहे तो मान सकता है, लागू करना चाहे तो कर सकता है, अगर नहीं भी करना चाहता तो नहीं कर सकता है। तो एक तरह से वह ऐच्छिक है। अगर राज्य के जो सरकार है उनका मन हो तो बिल्कुल रूप से 36 से लेकर 51 तक का पालन करेंगे। तो ये प्रमुख आपके 4 विशेषताएं हैं जिसे 30 शब्द में पूछा जा सकता है अगर मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो। आइए बात करते हैं नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से सिद्धांत देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत आपको 3 सिद्धांत देखने को मिलेगा, जिसमें पहला आपका समाजवादी सिद्धांत है, जिसमें समाज के विकास की बात की जाती है। दूसरे में गांधीवादी विचारधारा है, गांधीवादी सिद्धांत है, जिसमें आपका गांव और कस्बों से विकास प्रारंभ होना चाहिए, गौ हत्या निषेध होना चाहिए, कुटीर उद्योग, इस पर भी वे फोकस करते थे, तो इसकी बात की गई है। और तीसरा बौद्धिक उदारवादी, सभी व्यक्तियों को आपको साथ लेते हुए समाज का विकास करना है। तो इस तरह से 3 प्रमुख सिद्धांत आपको देखने को मिलता है नीति निर्देशक तत्व में। 3 सिद्धांत, पहला समाजवादी, दूसरा गांधीवादी, तीसरा बौद्धिक विचारधारा। तो समाजवादी में क्या क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, निःशुल्क न्याय व्यवस्था, प्रसूति लाभ, अनुकूल दशा में काम। अभी देखेंगे कहां किसका उल्लेख किया गया है। इसको जब नोट्स बनाएंगे तो इस तरह से 3 भागों में विभाजित कीजिएगा। गांधीवादी सिद्धांत में क्या है? लघु कुटीर उद्योग की स्थापना, कमजोर वर्ग का उत्थान, ग्राम पंचायत का गठन और पशुओं की बलि पर रोक। अगर आप लोग पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय इसी तरह से अगर बोर्ड में पढ़ना चाहते होंगे तो जितने ज्यादा लोग अगर कमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पंचायती राज व्यवस्था 12 बजे से 1 बजे के क्लास के बीच ले सकता हूं। देखिए अभी आपका प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन शायद 26 को आ जाए। अगर अभी से आप अगर 3 विषय को साथ लेते हुए चलेंगे, जिसमें आपका संविधान चल रहा है, भारत का भूगोल है, इसी में आपका अगर आप लोग कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जितने ज्यादा लोगों का अगर SMS आता है पंचायती राज व्यवस्था पढ़ने को, तो मैं पढ़ाने को तैयार हूँ। ठीक है, नवीनतम संस्करण के आधार ही पढ़ाऊंगा और जो संशोधन हुए हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, अधिक से अधिक लोग कमेंट करेंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो उसको बाद में पढ़ाऊंगा जब भारत का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। तो तीसरा देखिए बौद्धिक उदारवादी, इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या है? सभी व्यक्तियों के लिए समान सिविल संहिता, निःशुल्क शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, इसके अलावा शांति व सुरक्षा की बात बौद्धिक उदारवादी सिद्धांत में की जाती है। तो ये आपके 3 प्रमुख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित सिद्धांत हुए। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, जिसमें आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाता है अनुच्छेद 38। हम 35 तक देख चुके हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं उसके आगे। अनुच्छेद 38 क्या बात की गई है? तो इसमें बात की गई है
राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य का यह दायित्व है, अगर वह करना चाहे तो, कि वह लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए, लोगों के हित में काम करते हुए वह समाज को आगे बढ़ाएगा। इसके लिए वह सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। यह अनुच्छेद हुआ आपका 38 के बारे में। अनुच्छेद 39 में बात की गई है समान कार्य के लिए समान वेतन। तो समान कार्य के लिए समान वेतन किस तरह से? तो जिस तरह से आप समाज में देखेंगे, एक तरफ पुरुष वर्ग और दूसरे तरफ स्त्री वर्ग, महिला वर्ग। तो पुरुष जो वर्ग हैं वे समुदायों को ज्यादा रोजगार, काम तो दोनों समान रूप से करते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन वहीं आप देखेंगे वेतन की अगर बात किया जाए तो पुरुषों का महिलाओं की तुलना में कुछ ज्यादा ही रहता है, जबकि जो महिला वर्ग है उनका कम रहता है। अभी आप देखेंगे, अभी धान कटाई होने वाला है, तो जो मजदूर अभी काम करने जाएंगे तो उसमें पुरुष वर्ग का ज्यादा रहेगा और महिला वर्ग का कम रहेगा। यह हमेशा समाज में आपको देखने को मिलता है। समान रूप से केवल मनरेगा में ही उनको समान वेतन दिया जाता है, लेकिन आपको अगर आपके यहाँ काम करने भी आते हैं तो पुरुष वर्ग है और महिला वर्ग है, दोनों को आप समान रूप से वेतन दीजिए, क्योंकि दोनों समान समय तक और समान कार्य करते हैं। तो इसकी बात की गई है अनुच्छेद 39 में कि समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए। इसी में अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया है निःशुल्क विधिक सहायता। तो निःशुल्क विधिक सहायता किस तरह से? कोई कमजोर वर्ग है, गरीब जो समुदाय हैं, अगर उनके बीच कोई अन्याय हो जाता है और वे न्याय पाने के लिए अगर वकील नहीं रख सकते, तो राज्य का यह दायित्व बनता है कि आप उसे सरकारी वकील देंगे। जो सरकारी वकील है वह बिना फीस लिए उस गरीब जो वर्ग के बीच जो अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाएंगे। तो ये आपका निःशुल्क विधिक सहायता, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 39 का में। अगला क्या है? अनुच्छेद 40, जिसमें पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय व्यवस्था। कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी बताइएगा, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था का अनुच्छेद कहां से कहां तक है और नगरीय निकाय व्यवस्था का अनुच्छेद कहां से कहां तक है? ये आपका आज का पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न अंत में बात करूंगा। तो पंचायती राज व्यवस्था के दो, पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय व्यवस्था, इसका अनुच्छेद आप बिल्कुल बताइएगा कमेंट करके। ये पहला क्वेश्चन है, आगे दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो अनुच्छेद 40 हो गया कि पंचायती राज का प्रावधान किया गया है कि आप जिस तरह से केंद्र स्तर पर सांसद होती है, राज्य स्तर पर विधानमंडल होता है, उसी तरह आप गांव और कस्बों में भी एक ग्राम पंचायत की स्थापना कीजिए, ताकि जो योजना केंद्र के द्वारा संचालित होने वाली है उसका लाभ ग्रामीण अंचल के जितने भी नागरिक हैं, जो समुदाय हैं, और जो योजना जिनके पास पहुंचानी हो वह पहुंच सके। इसके लिए आपको ग्राम पंचायत की स्थापना करना पड़ेगा। तो ये आपका हुआ अनुच्छेद 40, जिसमें पंचायती राज का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। इसी में है अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 41 में क्या है? शिक्षा, काम व रोजगार पाने का अधिकार। जितने भी व्यक्ति हैं, जैसे 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क रूप से शिक्षा पाने का अधिकार है। उसके बाद काम और रोजगार की बात करें तो काम उस वर्ग को जो अपनी योग्यता अनुसार प्राप्त कर सके। तो यह सरकार का दायित्व बनता है कि सभी लोगों को काम आप दें। इसके अलावा रोजगार की बात की गई है, तो जो शिक्षित वर्ग है उनको उनकी योग्यता और काबिलियत के अनुसार
जो राज्य के सरकार हैं वे उनको नौकरी रोजगार दे। बात यहीं पर हो जाती है कि राज्य के नीति निर्देशक तो केवल अनुच्छेद पढ़ने में अच्छा लगता है, यह पूरी तरह से ऐच्छिक है। ऐच्छिक है इसीलिए अभी आपकी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी आ रही है तो एग्जाम नहीं हो रहा है, और एग्जाम हो रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 41। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ही जो वृद्ध व्यक्ति रहते हैं, वृद्ध व्यक्ति से आशय है पुरुष और महिला, जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनको पेंशन जो दिया जाता है, इसी अनुच्छेद 41 के तहत पेंशन उनको दिया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में प्रसूति लाभ, इसका उल्लेख किया गया है कि जो गर्भवती महिला है, यदि वे सरकारी चाहे प्राइवेट, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, जिस भी सेक्टर में कार्य करती हो, उनको गर्भवती के दौरान जब प्रसूति होने वाला हो, प्रसव होने वाला हो, उस दौरान उन्हें छुट्टी दिया जाता है, वह भी बिना वेतन के कटौती किए। ये उनको राज्य का दायित्व भी है। इसके अलावा यह प्रावधान है कि आप किसी भी गर्भवती महिला से काम नहीं करवाएंगे, उन्हें आप उस समय छुट्टी देंगे और वेतन को पूरी तरह से 100% जिस तरह वह काम करती थी, जितना उनको उसका वेतन मिलता था, आप उस प्रसव के दौरान भी देंगे। तो ये प्रसूति जो लाभ है अनुच्छेद 42 के तहत ही आपको मिलता है। अगला है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में क्या उल्लेख किया गया है? कर्मकारों के जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम मजदूरी दर, जिस तरह से अभी आपको मनरेगा चल रहा है 190 के आसपास, उसका एक दिन का मिलता है शायद, देख लीजिएगा, डाटा अपडेट कर लीजिएगा या आपको मैं ही बता दूंगा। तो उसमें न्यूनतम मजदूरी दर की बात की गई है कि जो वर्ग आपका वहां काम करने जाता है उसको आप पूरी वेतन दीजिए। मनरेगा में क्या होता है, अगर आप ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते होंगे तो बता रहा हूं, काम करने सुबह सभी जाते हैं 7 बजे 8 बजे, सिर्फ 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे काम करने के बाद वापस आ जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका 190 रुपए उन्हें मनरेगा का पूरा वेतन दिया जाए। लेकिन मनरेगा का सही नियम है कि आप सुबह भी काम करने जाएंगे और शाम को भी काम करने जाएंगे। अगर सही तरीके से आप सुबह और शाम को काम करते हैं तो आपको 190 रुपए में कोई 1 रुपए की भी कटौती नहीं कर सकता है। लेकिन आप जाते हैं एक समय सुबह, वह भी 2 घंटे, और आप चाहते हैं कि आपको 190 रुपए मिले, तो क्या यह संभव है? तो संभव नहीं है। आपको 190 रुपए नहीं दे सकते और काम भी आधा अधूरा ही किए रहते हैं और दोष देते हैं जो ग्राम के सचिव, ग्राम सहायिका होते हैं, इनको आप दोष देते हैं। लेकिन एक तरह से यह सरकार का योजना है, पैसा तो सरकार दे रही है, तो ग्राम सहायिका का भी यह दायित्व बनता है कि आप वेतन में जो उनका रोजगार मनरेगा का वेतन है उसमें अगर आप कटौती भी करना चाहते हैं तो 10-20 रुपए कीजिए, न कि 50-100 रुपए। ठीक है, क्योंकि यह सरकार की योजना है, पैसा तो न पंच दे रहा है, न सरपंच दे रहा है, न जो ग्राम के सचिव है, रोजगार सहायिका जिनको बोलते हैं। तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 43 में। अगला है अनुच्छेद 43 का, क्या बात किया गया है? प्रबंधनों में मजदूरों की भागीदारी। जो भी सरकार अगर किसी उद्योग की स्थापना करता है तो उसमें आपको मजदूर वर्ग को भी रखना है, न कि आप मशीनरी, जितने भी मशीन आते हैं उनसे काम करवाएंगे। जितना आपका मशीन का प्रयोग किया जाता है उतने आपको मजदूर भी उस प्रबंध में, उद्योग में लगाना है, ताकि उनको रोजगार मिल सके और उनके परिवार का आजीविका संचालित हो सके। ये किसमें बात किया गया है? अनुच्छेद 43 क में। अगला है अनुच्छेद 44, एक समान सिविल सहायता। एक समान सिविल सहायता, ये अनुच्छेद 44 में बात की गई है कि चाहे वह अमीर वर्ग हो, गरीब वर्ग हो,
सभी को समान रूप से न्याय पाने का अधिकार है। वहीं अगर आपका जो अमीर समुदाय है वह ऊंचे वकीलों को मोटी रकम देकर अगर न्याय पा सकते हैं, तो ग्रामीण जो व्यक्ति हैं उनको सरकार का यह दायित्व बनता है कि आप भी उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास कीजिए। जो वकील का वेतन है आप उनको जो देंगे वह सरकार उसका निर्वहन करे, ताकि अमीर और गरीब दोनों को उनका सही तरीके से न्याय मिल जाए। ये बात की गई है अनुच्छेद 44 में। अगला है अनुच्छेद 45। क्या है अनुच्छेद 45 में? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष हैं, उनको सरकार का यह दायित्व बनता है कि सभी व्यक्तियों को, जो बच्चे हैं, उनको आप निःशुल्क शिक्षा दीजिए। आयु वर्ग क्या होगा? 0 से 6 वर्ष तो पहले था, लेकिन अभी 6 से लेकर 14 वर्ष इतने आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क रूप से शिक्षा देने की बात की गई है अनुच्छेद 45 में। अगला क्या है? अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में एससी, एसटी व दुर्बल वर्ग को शैक्षणिक आर्थिक सहयोग की बात की गई है। शैक्षणिक आर्थिक सहयोग से असहाय आरक्षण की बात की गई है। किसको? एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है और दुर्बल वर्ग है। जिस तरह से आप देखेंगे, अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे तो कुछ सीटों आरक्षित रहता है, जिसके अंतर्गत जो ग्रामीण अंचल के जिसके